बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी, इट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस समझाया था बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही सलीके के साथ और बड़े ही इजी लफ्जों में हमने ये सीखा था किस तरह से हम डीएनए की मैनिपुलेशन या डीएनए में चेंजेस करके इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। आज हम सीखेंगे अगला चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी नामक अध्याय का, जो है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। ये जो बायोटेक्नोलॉजी में हमने सारा ड्रामा किया, डीएनए नामक एक मॉलिक्यूल में से एक छोटू सा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहीं से निकाल के वेक्टर नामक जीन टैक्सी के द्वारा होस्ट सेल के अंदर उस जीन को डाल के उस होस्ट सेल को कल्चर किया बड़े बड़े पतीलों में, जिन्हें बायोरिएक्टर्स कहा गया, ताकि हम अपने लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स या यूजफुल एंजाइम्स या यूजफुल एंटीबायोटिक्स बना सकें। तो हम आज सीखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहां कहां इस बायोटेक्नोलॉजी से हमें लाभ मिलता है। यह हमारा आज का चैप्टर है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि याद रखो, आधा अधूरा तुम कॉन्सेप्ट अगर समझोगे तो भाई साहब कोई भला नहीं होने वाला है। बिकॉज रिमेंबर, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अधभर घगरी छलकत जाए। अगर तुम पनघट पे, अगर वेल पे, कुएं पे पानी भरने जाते हो, हैंडपंप से पानी भरने के लिए जाते हो, तो रिमेंबर अपना घड़ा जो है पूरा ब्रिम तक, ऊपर तक भर के ले आए, क्योंकि आधा भरा हुआ घड़ा छलक छलक कर सारा पानी उसका निकल जाएगा। सो रिमेंबर, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आपको अपना नीच का स्कोर इंप्रूव करने के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एक साफ पानी की तरह। उसमें किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए, पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट। सो रिमेंबर, आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर यू बैक। एंड वेलकम टू माई चैनल। माई नेम इज अनु शर्मा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, कृपया करके अपने भाई बंधुओं, अपने सगे सहपाठियों के साथ मेरे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी में अच्छे बच्चे बनिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए लोगों के ऊपर, किसी को क्रिटिसाइज न कीजिए, हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा काम करिए, जिंदगी में अच्छा बनिए। दैट्स हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर डियर। और चैप्टर का नाम है ये बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। मैंने इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें फोटो भी डाल दी है। सो फोटो के बिना जरा ये अधूरा सा लग रहा था, इसलिए मैंने पहले ये सुंदर सा कपास का फूल लगा दिया है। ये बेचारा कपास का फूल खाया जा चुका है। ये वाला जो है फुली ग्रोन कपास का फूल है, कॉटन है ये, ठीक है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। क्या क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की? भाई, बायोटेक्नोलॉजी से हमें इंडस्ट्रियल पैमाने पे दवाइयां हम बना पाते हैं या अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं बाय यूजिंग, किसको इस्तेमाल करके? भाई, जीएम माइक्रोब, जेनेटिकली मॉडिफाइड छोटे छोटे माइक्रोब्स को इस्तेमाल करके, जेनेटिकली मॉडिफाइड फंजाई, प्लांट या एनिमल्स को इस्तेमाल करके हम अपनी जरूरत की चीजें बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनवा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस थेरेपी में है, बीमारियों को ठीक करने में बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट योगदान है। डायग्नोसिस में है, बीमारियों का पता करने में बायोटेक्नोलॉजी हमें हेल्प करती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम एग्रीकल्चर में बनाते हैं ताकि हमें लोगों को हम भरपेट खाना दे सकें, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन की जो जरूरत है खाने की वो पूरा कर सकें। बायोरेमेडिएशन में भी इस्तेमाल होता है। बायोरेमेडिएशन का मतलब है पॉल्यूटेंट्स को रेमेडी करना, पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करना। बायोरेमेडिएशन वेस्ट को ट्रीट करना और एनर्जी प्रोडक्शन, ये सब जगह पे बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट योगदान दे रही है। आजकल बायोटेक्नोलॉजी के जो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज में ये काम कर रही है वो यह है कि
प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोब और प्योर एंजाइम, एक बेस्ट कैटलिस्ट ढूंढना इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोब और एंजाइम। ठीक है, इस एंजाइम के काम करने के लिए कौन कौन सी ऑप्टिमम कंडीशंस हैं उनका पता करना। तीसरा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से इस एंजाइम को निकालना और उसको प्यूरिफाई करना। तो ये 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं जिनमें बायोटेक्नोलॉजी आजकल अग्रसर रूप में आगे बढ़कर काम कर रही है। सबसे पहले आइए सीखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है एग्रीकल्चर में। हम कैसे अपनी खेती की जो पैदावार है वो बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बढ़ा पा रहे हैं। याद रखिए कि जैसे जैसे ह्यूमंस की ग्रोथ या ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है तो वैसे वैसे खाने की ज़रूरतें भी बढ़ती हैं। खाने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, भोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 3 तरीके हैं। आप अपने खेतों में केमिकल्स इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी अपनी फसल की बढ़ा सकते हो, या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इस्तेमाल करके अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हो, या जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर आप शुरुआत कर सकते हो। तो इन 3 तरीकों से आप अपने फसल की पैदावार बढ़ा सकते हो। इसमें सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री आती है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुई थी जिसके फादर थे नॉर्मन ई बोरलॉग, यह ग्रीन रेवोल्यूशन ने फूड प्रोडक्शन की जो सप्लाई थी वो 3 गुना बढ़ा दी थी। क्या क्या कारण थे इस ग्रीन रेवोल्यूशन की कामयाबी के? इसकी कामयाबी का पहला कारण था कि इसमें अच्छी क्रॉप वैरायटीज का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा, खेतों में एग्रो केमिकल्स इस्तेमाल किए गए थे। तीसरा, इन क्रॉप वैरायटीज को अच्छी इनकी फुल प्रोडक्टिविटी तक ले जाने के लिए बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ कमियां भी है। तो कमियां क्या क्या है भैया? जो पैदावार है एग्जिस्टिंग वैरायटीज से जो हमने इम्प्रूव्ड वैरायटीज ली थी क्रॉप्स की, उनसे और ज्यादा पैदावार नहीं बढ़ रही थी बाय यूजिंग द कन्वेंशनल ब्रीडिंग। और साथ में जो इनकी फुल प्रोडक्टिविटी लाने के लिए खेतों में जो हमें केमिकल्स इस्तेमाल करने पड़ रहे थे वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, और बेचारे डेवलपिंग या गरीब लोगों के जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, इनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इन ड्रॉबैक्स की वजह से लोगों ने सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को यूज करें अपनी एग्रीकल्चर की पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो जीएम क्रॉप होती है या जीएम प्लांट होता है उसके फीचर क्या क्या होते हैं, क्या क्या आप उसमें ऐड कर सकते हैं। भैया जो ये जीएम प्लांट्स होते हैं इनके ऊपर हवा, पानी, सर्दी, गर्मी, इन एबायोटिक स्ट्रेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एंड टॉलरेंट है, ये बहुत ज्यादा टॉलरेंट है। आप इनको राजस्थान की गर्मी में भी उगा सकते हो और हिमाचल और कश्मीर की सर्दी में भी उगा सकते हो। दूसरा, इनको फुल प्रोडक्टिविटी देने के लिए ज्यादा कुछ केमिकल पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता नहीं होती। आपको केमिकल्स की इस्तेमाल की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि इनके ऊपर पेस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट होती है। तीसरा, मिट्टी में मौजूद मिनरल्स को ये जुडिशियली इस्तेमाल करती हैं, सोच समझकर इस्तेमाल करती हैं ताकि अर्ली फर्टिलिटी और अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ना हो सके। मतलब मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है या मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो ज़्यादा देर तक मेंटेन रह सके, क्योंकि ये मिट्टी में मौजूद मिनरल्स को सही पैमाने पे इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट फीचर, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी आप बढ़ा सकते हो। इनमें कुछ ऐसी चीज डाल सकते हो जो नॉर्मल फूड में नहीं होती, जैसे कि गोल्डन राइस। ये चमकीला गोल्डन राइस गोल्ड एलिमेंट का नहीं बना, गोल्डन राइस गोल्डन कलर का इसका कोर होता है, इसलिए इसको गोल्डन राइस कहते हैं। गोल्डन राइस को इस्तेमाल किया जाता है नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी को ट्रीट करने के लिए। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है ये बीमारी, जिसमें
सफिशिएंट रोडोप्सिन नहीं बन पाता, और रोडोप्सिन सफिशिएंट सही मात्रा में ना बनने की वजह से जो ट्वाइलाइट विजन है या स्कोटोपिक विजन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। ठीक है, तो हमने गोल्डन राइस बनाया। इस गोल्डन राइस को बनाने वाले दो बंदे थे। वो कौन कौन से दो बंदे थे अगर आपसे पूछा जाए तो वो दो बंदे थे, नाम था उनका इंको पोट्राइकस एंड पीटर बेयर नामक दो वैज्ञानिकों ने गोल्डन राइस नामक चावल का इजाद किया है। चावल, एक चमत्कारी चावल बनाया जिसमें विटामिन ए को बनाने वाला एक बंदा डाल दिया जिसका नाम था बीटा कैरोटीन कोडिंग जीन। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, मतलब विटामिन ए को बनाने वाला ये बंदा है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जीन इन्होंने डैफोडिल प्लांट से लिया। डैफोडिल का साइंटिफिक नाम है नार्किसस सूडोनार्किसस। सो नार्किसस सूडोनार्किसस या डैफोडिल से बीटा कैरोटीन एन्कोडिंग जीन निकाला, इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन के टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को राइस के अंदर डाल दिया। राइस का जो कोर है वो गोल्डन है क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन एक्सप्रेस हो रही है। जब हम इस गोल्डन राइस को खाएंगे तो यह बीटा कैरोटीन हमारे लीवर द्वारा विटामिन ए में तब्दील हो जाएगी और हमारे शरीर में सफिशिएंट रोडोप्सिन बनेगा और हमारा जो विजन है, जो हमारी विजन कैपेसिटी है वो नॉर्मल रहेगी ड्यूरिंग ट्वाइलाइट या डिम लाइट। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं आप खाने की। इसको कहते हैं इसको कहते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड, जब आप न्यूट्रिशनल वैल्यू खाने की बढ़ा रहे हो। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स भी आप बनाते हैं एग्रीकल्चर में। इंसेक्ट्स हमारी फसलों को तबाह कर देते हैं, जैसे टिड्डी दल चला था, टिड्डी दल लोकस्टा। तो हम ये बहुत सारा ग्रुप में रहते हैं और हमारी फसलों को तबाह करते हैं। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी हम बायोटेक्नोलॉजीज में बना सकते हैं। ये जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट हैं हमें बहुत सारे पेस्ट से बचाते हैं, तो यह बायोपेस्टिसाइड की भांति काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी पोटैटो, बीटी टोमेटो एंड बीटी सोयाबीन एक्सेट्रा। सो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। बीटी कॉटन वो फसल है जो हमारे महान देश भारत में उगाई जाती है। बीटी कॉटन इज बीइंग कल्टीवेटेड बाय द फार्मर्स ऑफ द इंडिया, राइट। बीटी शब्द जो है इस बंदे से लिया हुआ है। इस बंदे का नाम है बैसिलस थ्यूरिन जीएनएसिस। यह एक बैक्टीरियम होता है जिसका जीन हमने इन फसलों में डाला हुआ है, इसलिए इन फसलों के नाम के आगे बीटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सो बैसिलस थ्यूरिन जीएनएसिस नामक बैक्टीरिया के क्राई जीन जो कि एनकोड करते हैं एक तरह का पॉइजन, एक तरह का टॉक्सिन, नाम है बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन कोड करता है क्राई जीन। ठीक है, तो इसके बाद यह क्राई जीन हमने इस बैक्टीरिया से निकाला और अपनी इन फसलों में डाल दिया। ठीक है, याद रखिएगा कि जो हमारा बीटी टॉक्सिन होता है वो बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। उनके जीवन काल में जब वो स्पोर बना रहे होते हैं उस दौरान बीटी टॉक्सिन उनमें एक इनएक्टिव फॉर्म में बनाया जाता है। इनके अंदर ये निकम्मे फॉर्म में होता है, इसलिए इन बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो यह एक इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में है बैक्टीरिया में इन द फॉर्म ऑफ एंडोटॉक्सिन। अब हमने क्या किया, क्राई जीन को बैसिलस थ्यूरिन जीएनएसिस बैक्टीरिया से निकाला और कॉटन के अंदर डाला। कॉटन के पार्ट्स में यह बीटी टॉक्सिन इनएक्टिव अवस्था में या प्रोटॉक्सिन अवस्था में एक्सप्रेस हो रहा है। जब इस कॉटन के पार्ट्स को कॉटन बोल वॉर्म नामक कीड़ों ने खाया या इंसेक्ट्स ने खाया तो भाई वो जो प्रोटॉक्सिन है, यह प्रोटॉक्सिन उसके गट में मिड गट के अंदर जाके सॉल्यूबलाइज हो जाती है, घुल जाती है, एक्टिवेट हो जाती है ड्यू टू एल्केलाइन पीएच। मिड गट में एल्केलाइन पीएच की वजह से यह एक्टिवेट होके
मिडगट के एपिथेलियल सेल्स के साथ चिमड़ जाती है, चिपक जाती है, और फिर चिपकने के बाद इन सेल्स में जो है पोर्स क्रिएट कर देती है। पोर्स क्रिएट करने की वजह से इन एपिथेलियल सेल्स की लाइसिस हो जाती है, सारे एपिथेलियल सेल्स तबाह हो जाते हैं, और जो इस इंसेक्ट या इस पेस्ट का गट है वो पूरा डैमेज हो जाता है, जिस वजह से यह इंसेक्ट स्टारवेशन की वजह से, भूखमरी की वजह से मर जाता है। तो आपने इंसेक्ट को मार दिया, कॉटन बोलवर्म को मार दिया आपने, क्योंकि आपने उसको खिलाया वो कॉटन जिसके अंदर था जहर, प्रोटॉक्सिन नामक जहर उसके अंदर जाते ही एक्टिवेट हो गया और उसके एपिथेलियल सेल्स में छेद क्रिएट कर दिए इसने, जिस वजह से सारे एपिथेलियल सेल्स की लाइसिस हो गई एंड द इंसेक्ट विल डाई ड्यू टू स्टार्वेशन। ठीक है जी, ओके। सो ये हमारा एक ऐसा जो ये एक कॉटन का बनाया हुआ है ये फूल जो कि डैमेज्ड है बाय द पेस्ट, जबकि ये वाला जो है फुल्ली ग्रोन आपका कॉटन है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा कौन सी फसल में आपने कौन सा क्राइजीन डालना है वो डिपेंड करता है कि कौन से पेस्ट को तबाह करना है और कौन सी क्रॉप को बचाना है आपने। तो चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन टारगेट पेस्ट एंड टारगेट क्रॉप। इस पे सवाल आता है कि भैया कॉटन बोलवर्म को खत्म करने के लिए कौन से जीन आप इस्तेमाल करोगे, तो आपको पता होना चाहिए Cry1AC एंड Cry2AB आर यूज्ड अगेंस्ट कॉटन बोलवर्म, जबकि कॉर्न बोरर्स को खत्म करने के लिए Cry1AB नामक जीन्स आप इंट्रोड्यूस करते हो। ऑलराइट, रिमेंबर बीटी टॉक्सिन कौन कौन से पेस्ट के अगेंस्ट इफेक्टिव है, दिस इज ऑल्सो बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सो यू मस्ट बी वेरी कीन व्हाइल ऑब्जर्विंग द क्वेश्चन कि बीटी टॉक्सिन्स किसके लिए, किसके खिलाफ काम करते हैं, लेपिडोप्टेरन के खिलाफ, कोलियोप्टेरन के खिलाफ और डिप्टेरन्स के खिलाफ। लेपिडोप्टेरन्स में आते हैं टोबैको बडवर्म्स, आर्मी वर्म्स और कॉटन बोलवर्म्स। कोलियोप्टेरन्स में आते हैं बीटल्स और डिप्टेरन्स में आते हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द बीटी कॉटन एंड द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स एज वेल। अब इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अब यहाँ पे तुमने पेस्ट को मारना नहीं, पेस्ट के खिलाफ प्लांट को रेजिस्टेंट बना देना है, मतलब प्लांट के ऊपर पेस्ट का कोई असर नहीं होना चाहिए। यह पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हमने एक टेक्नोलॉजी से बनाया है जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। क्या नाम है बच्चे? आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो दो बंदों ने सबसे पहले डिस्कवर किया, वो है एक बंदा जिसके नाम के आगे फायर लगा है, वो पुष्पा नहीं, ये है एंड्रयू फायर एंड क्रैग मेलो नामक दो बंदे जिन्होंने सबसे पहले आरएनए इंटरफेरेंस डिस्कवर किया एक निमेटोड में, और उसका नाम है सिनोरेब्डाइटिस एलिगेंस। इसमें इन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया और फिर इसको देखा गया सभी यूकैरियोटिक सेल्स में एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस अगेंस्ट पेस्ट इन्फेस्टेशन। सब यूकैरियोट्स में पेस्ट से बचने के लिए ये सेल्स का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इसमें पहले तुम्हें थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, सेंट्रल डोगमा जिसे कहते हैं कि कैसे दुनिया में चीजें चलती हैं। भैया डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। डीएनए अल्टीमेटली, डीएनए में कोडेड जो इंफॉर्मेशन होती है कोडोन, अल्टीमेटली डिकोड होके ट्रांसलेट होके प्रोटीन्स नामक तत्व बनाते हैं। सो डियर, इसमें तुमने आरएनए में तुमने डीएनए से आरएनए नहीं, आरएनए से प्रोटीन बनाने से रोकना है। आरएनए को बोलना है कि भैया तूने खबरदार जो प्रोटीन बनाई, तो तुमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग ऑफ आरएनए करना है। तुमने आरएनए को चुप करा देना है, उसको ट्रांसक्रिप्शन के बाद काम करने से रोकना है। ठीक है, तो इसमें ट्रांसलेशन को रोकने के लिए, एमआरएनए की ट्रांसलेशन को रोक
कैसे सकते हो तुम? भैया याद रखो, जब भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी भी प्रोटीन नहीं बना पाता। यहां पे अकेला ही भला है, अकेला आरएनए काम कर सकता है। दो बंदे जहां आगे उसका जब आरएनए का दूसरा एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए उसके साथ जुड़ जाता है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है तो वो ट्रांसलेट नहीं हो सकता। तो डबल स्ट्रैंडेड या कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाने के लिए जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? भाई वो वायरस जिनका आरएनए जेनोम होता है, मतलब रेट्रोवायरसेस जिनमें आरएनए जेनोम होता है और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बनाते हैं, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना सकते हैं। या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, जंपिंग जीन्स इन्हें कहते हैं या ट्रांसपोजोन्स कहते हैं, जो कि आरएनए इंटरमीडिएट नामक they replicate by an RNA intermediate. They can also be a source of the complementary double stranded RNA, right? तो टोबैको प्लांट की रूट्स हम टोबैको प्लांट्स के से बचाते हैं। इस RNAi से हम एक पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट बनाएंगे। रिमेंबर जो तंबाकू या इंग्लिश में इसको टोबैको कहते हैं, हिंदी में तंबाकू कहते हैं। तो तंबाकू की जड़ों को इन्फेस्ट करता है एक निमेटोड जिसका नाम है ये मिलोडीगाइनी इंकोग्निशिया। तो ये मिलोडीगाइनी इंकोग्निशिया एक निमेटोड या निमेटहेलमिंथीज या एक राउंड वर्म होता है जो इनकी जड़ों में जाके रूट नॉट गांठे लाइक स्ट्रक्चर्स बना देता है और जिसकी वजह से इस टोबैको प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाती है। इस तंबाकू के प्लांट को इस दुश्मन से बचाने के लिए हम RNAi नामक तकनीक को अपनाते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, निमेटोड के जो जीन्स होते हैं, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को हम तंबाकू के प्लांट के अंदर TI प्लाज्मिड द्वारा इस तरह से डालते हैं कि यह जीन जो है 2 स्ट्रैंड्स RNA के बनाए, सेंस स्ट्रैंड भी और एंटी सेंस स्ट्रैंड भी। सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड एक दूसरे के पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाते हैं और यह डबल स्ट्रैंडेड RNA की वजह से RNA ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा निमेटोड का और इससे RNAi मैकेनिज्म शुरुआत हो जाएगा, जिस वजह से जो पैरासाइट है जब भी इन्फेस्ट करेगा तो वो उसमें डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग और RNA या स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA प्रेजेंट होते हैं या डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसमें बहुत सारी डिटेलिंग और मौजूद होती है, लेकिन आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि भैया हम RNAi मैकेनिज्म देखते हैं उसमें हम सेंस स्ट्रैंड का एंटी सेंस स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड को तंबाकू के प्लांट के अंदर डाल देते हैं। एंटी सेंस स्ट्रैंड जो होगा जब निमेटोड इन्फेस्ट करेगा तो निमेटोड के mRNA के साथ एंटी सेंस स्ट्रैंड जो होगा वो जुड़ जाएगा और इस डबल स्ट्रैंडेड RNA की फर्दर ट्रांसलेशन रुक जाएगी और निमेटोड इस ट्रांसजेनिक प्लांट में जिसमें ये RNA एक्सप्रेस हो रहा है सरवाइव नहीं कर पाएगा। ऑल राइट, सो दिस शुड बी क्लियर टू इन योर ब्रेन, राइट। नाउ मेडिसिन में क्या क्या एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी की, दवाइयों में या हमारी मेडिकल फील्ड में। तो भैया हम पहले तो बीमारी को पहचानते हैं, बीमारी को ठीक करने से पहले तो पता होना चाहिए ना कौन सी बीमारी से सफर हो रहा है बंदा। तो पहले तो एक तो कन्वेंशनल डायग्नोसिस मेथड होता है। कन्वेंशनल डायग्नोसिस में डॉक्टर हमें बोलता है कि यूरिन सैंपल को एनालिसिस के लिए भेजो या ब्लड सैंपल या सीरम सैंपल को एनालिसिस के लिए भेजो। अब आपको पता होता है कि इसमें डॉक्टर हमें पहले हमारे सिम्टम्स पूछता है, तो भैया सिम्टम्स आ चुके हैं बीमारी के तो उसी के बेसिस के ऊपर डॉक्टर जो है वो टेस्ट लिखता है। तो अर्ली डिटेक्शन इससे पॉसिबल नहीं होती है, तब तक आपको सिम्टम्स ऑफ डिजीज दिखना शुरू हो चुके होते हैं, राइट।
तो क्यों ना ऐसा कुछ ऐसी कुछ चमत्कारिक चीज मतलब इन्वेंट की जाए कि जल्दी से ही पैथोजन जैसे ही एंटर करे हमें पता चल जाए कि ये पैथोजन जो है वो शरीर के अंदर एंटर हुआ है। सो इसके लिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस आगे आया। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में पीसीआर, एलाइजा और आरडीएनए टेक्नोलॉजी काम करते हैं, राइट। इसमें अर्ली डिटेक्शन डिजीज की पॉसिबल होती है। इसमें सिम्टम्स दिखने से पहले ही आप बीमारी का पता कर सकते हैं। सबसे पहले पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आप पैथोजन के न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई करते हैं, जिससे आप पैथोजन चाहे इन्नू सी लो कॉन्सेंट्रेशन में भी होगा तब भी ये पकड़ में आ जाएगा। तो अगर किसी को संदेह है एचआईवी इन्फेक्शन का तो उसकी डिटेक्शन हो सकती है इससे, या अगर सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें अर्ली म्यूटेशंस इन जीन्स डिटेक्ट कर सकते हैं, या जेनेटिक डिसऑर्डर्स के केस में भी म्यूटेशंस को इससे डिटेक्ट किया जा सकता है। अगला है बड़ा ही मॉडर्न सा नाम है एलाइजा। इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, जिसमें या तो आप एंटीजन को पहचान सकते हो या एंटीजन द्वारा बनी हुई एंटीबॉडीज को इनिशियल लेवल्स में डिटेक्ट कर सकते हो। अगला है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में इस्तेमाल होता है प्रोब। प्रोब वो बंदा है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो रेडियो एक्टिव होता है और ये नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ जुड़ के रेडियो एक्टिविटी शो करता है। रिमेंबर, अगर तुम्हारे सेल्स का डीएनए नॉर्मल नहीं है, मतलब अगर डीएनए में म्यूटेशन हो चुकी है, तो बेचारा प्रोब उन म्यूटेटेड डीएनए या म्यूटेटेड जीन के साथ हाइब्रिडाइज नहीं हो पाएगा और तुम्हें फोटोग्राफिक फिल्म पे वो म्यूटेटेड सेल्स जिनमें जीन्स जो है या डीएनए म्यूटेट हो चुका है वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेरिटी वो जो डीएनए है म्यूटेटेड डीएनए प्रोब के साथ नहीं शो करेगा। ठीक है। इसके बाद है रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक। देखो, आपने बीमारियों का अर्ली स्टेज में पता करना था, कर लिया। चलो अब कुछ दवाइयां भी बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। भैया आज तक पूरी दुनिया में लगभग 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक ह्यूमन यूज करने के लिए पूरे वर्ल्ड में अप्रूव हो चुकी है, जिसमें से 12 हमारे भारत में मार्केट की जाती हैं। एडवांटेजेस क्या है रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स? इन दवाइयों की क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे लिए? भैया एक तो तुम बड़े ही ज्यादा पैमाने पे इन दवाइयों को बना सकते हो और इनकी इफेक्टिविटी भी ज्यादा होती है, और ये कोई अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी शो नहीं करती, जैसे कोई एलर्जी वगैरह शो नहीं करती हैं ये। इसमें हमारे पास हमारे डिस्कशन के लिए एनसीईआरटी वालों ने दिया हुआ है जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, जिसे हम कहते हैं ह्यूमुलिन। क्या कहते हैं? ह्यूमुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। भैया जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने की जरूरत कैसे पड़ी? तुम लोगों को पता है कि डायबिटीज मेलाइटस नामक एक बीमारी, जनरली जो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस है, उसमें हमको पता है कि भैया वैसे तो डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 होती है। इसमें डायबिटीज मेलाइटस में बहुत सीधी सी बात है कि आपको ट्रीट करने के लिए ब्लड का जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, तो आपको इंसुलिन जो है वो देना पड़ेगा पेशेंट को, ताकि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के लीवर या मसल्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सके, राइट। तो इंसुलिन पहले निकाला जाता था स्लॉटर्ड कैटल्स और पिग्स के पेनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट से। स्लॉटर्ड पिग्स और कैटल्स के पेनक्रियास एक्सट्रैक्ट से आप इंसुलिन पहले निकालते थे, लेकिन यह इंसुलिन क्योंकि नॉन ह्यूमन सोर्सेज से निकाला गया है, तो इसकी वजह से कुछ पेशेंट्स में एलर्जी उत्पन्न होने लगी। इसलिए डॉक्टर्स को हूबहू वैसी ही इंसुलिन की जरूरत पड़ी जैसे हमारे शरीर में बनती है। सो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंसुलिन की जरूरत पड़ी। आगे आए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपनी, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिन्होंने ह्यूमन इंसुलिन 1983 में बनाई। नाम है इलाई लिली कंपनी, और
इनके पास मेन चैलेंज था कि भैया इंसुलिन को असेंबल मतलब पूरी तरह से जोड़ा कैसे जाए। तो मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन वाज टू गेट इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म। मतलब आपने ए पेप्टाइड को भी एक्सप्रेस करा दिया, बी को भी एक्सप्रेस करा दिया, लेकिन इनको जोड़ना मतलब इनके अंदर सिंथेटिकली आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड बॉन्ड को बनाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। सीक्वेंस क्या रहे? चैलेंज होगा तो ऑफ कोर्स चैलेंज को कुछ लोग एक्सेप्ट भी करते हैं और आगे बढ़ते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। तो इन्होंने ह्यूमन इंसुलिन को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप लिए? सबसे पहले आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड डीएनए सीक्वेंस लेने हैं ए चेन के और बी चेन के। ए चेन और बी चेन के आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड डीएनए सीक्वेंसेस लेने हैं। अब कई बच्चों को पता नहीं होता कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड जीन ही क्यों लेने हैं। जब भी हमने यूकैरियोटिक जीन को बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में एक्सप्रेस कराना है, हम नेचुरल यूकैरियोटिक जीन को बैक्टीरिया के अंदर क्यों नहीं एक्सप्रेस करा सकते? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैज बीन आस्क्ड इन नीट के रिमेंबर, जो यूकैरियोटिक जीन्स होते हैं वो स्प्लिट जीन्स होते हैं। स्प्लिट जीन्स का मतलब दे आर नॉट स्प्लिट पर्सनालिटीज। इनमें कोडिंग सीक्वेंसेस एक्सॉन के साथ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया नामक छुटकू से बेचारे ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म नहीं होता इन इंट्रॉन्स को अलग करने के लिए, इसलिए बैक्टीरिया नेचुरल यूकैरियोटिक जीन्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसलिए तुमने अगर यूकैरियोटिक जीन्स को बैक्टीरिया के अंदर एक्सप्रेस कराना है तो बैक्टीरिया कहता है मेरे को सीधे सीधे कोडोन ला के दो, तभी मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगा। तो सीधे सीधे सिंथेटिकली डिजाइंड जीन जो है हम बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं बेटा, ठीक है। तो हमने सिंथेटिकली डिजाइंड जीन जो है वो ए और बी पॉलीपेप्टाइड वाले जो है वो डाले। एक सेकेंड बेटे, ए और बी पॉलीपेप्टाइड वाले जीन जो है प्लाज्मिड्स द्वारा ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में डाले। ई कोलाई ने ए चेन को और बी चेन को एक्सप्रेस किया और इन चेन्स ये चेन्स जो है एक्सट्रैक्ट की गई इन बैक्टीरिया से, और उनके एक्सट्रैक्ट करने के बाद निकालने के बाद उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड जोड़े गए और हमारे पास तैयार हो गया ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हमारे बॉडी में पेनक्रियाज द्वारा यह ह्यूमन इंसुलिन या ये इंसुलिन इनएक्टिव फॉर्म में बनती है, जिसे प्रो इंसुलिन कहते हैं। इसमें ए और बी पेप्टाइड के साथ अंदर बीच में एक इनएक्टिव सी पेप्टाइड प्रेजेंट होती है। प्रोटियोलाइसिस या मैचुरेशन के दौरान यह सी पेप्टाइड रिमूव हो जाती है और बच जाती है सिर्फ ए और बी पेप्टाइड। यू मस्ट बी नोइंग, आप इस इंसुलिन को जनरली इंसुलिन को जो भी ये इंसुलिन है जो कि प्रोटीन है, और ये प्रोटीन ओरली नहीं ली जा सकती क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में हमारे गट के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीएजेस द्वारा डाइजेस्ट हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े इसके हो जाएंगे, अमीनो एसिड बन जाएंगे, इंसुलिन का नामो निशान नहीं रहेगा, तो क्या खटलोगे आप। सो रिमेंबर, ओरली नहीं ली जाती है इंसुलिन। लेकिन 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 अब साइंस जो है वो जो है एडवांसमेंट कर रहा है, बहुत सारी और एडवांसमेंट में एक एडवांसमेंट ये भी है कि ओरली एक्टिव इंसुलिन अब साइंटिस्ट बना पा रहे हैं, जिसमें लेबाइल पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड करा दिया जाता है और उसके ऊपर इंसुलिन के ऊपर ऑयली कोटिंग लगा के उसको वाटर सोल्यूबल नहीं करवाया जाता है, ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि हाइड्रोलेजेस हैं और प्रोटीएजेस हैं वो इनके ऊपर असर ना कर सके, ठीक है जी। सो दिस वाज अबाउट इट, जानकारी ये जनहित में जारी। इसके बाद अगला है या कि इंसुलिन को क्या आप ओरली दे सकते हैं। तो रिमेंबर, इंसुलिन वैसे अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली देखें तो इट कैन नॉट बी गिवन ओरली because it will be digested by proteases present in our alimentary canal। अगला तरीका है बहुत ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में जीन की ट्रीटमेंट करनी है, बेचारा खराब जीन, इसको ठीक करना है।
तो जीन के खराब होने की वजह से जो बीमारी होती है उसे जेनेटिक डिफेक्ट कहते हैं। जेनेटिक डिफेक्ट को ठीक करने के लिए दो तरीके, भैया जो डिफेक्टिव म्यूटेंट एलील है उसकी जगह पे काम करने वाला बंदा लगा दिया जाए, या कोई अगर जीन है लेकिन यह जीन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, जीन तो प्रेजेंट है लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, तो आप जीन टारगेटिंग कर सकते हो जिसमें आप जीन एम्प्लीफिकेशन करते हो। तो ये दो तरीके, ये एग्जाम्पलर का पॉइंट है कि जेनेटिक डिफेक्ट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड बाय जीन टारगेटिंग विच इन्वॉल्व जीन एम्प्लीफिकेशन। एक तरह का जेनेटिक डिफेक्ट है एडीए डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से स्किड नामक बीमारी, एक इम्यून डेफिशिएंसी जिसे सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी कहते हैं, ये हो जाती है। इस एडीए डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के तरीके, सबसे पहले एडीए नामक एंजाइम को बार बार डालते रहो पर्सन में, तो इसको कहते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें फंक्शनल एडीए को इंजेक्शन द्वारा पेशेंट में डाला जाता है। दूसरा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दो। तीसरा, जीन थेरेपी कर दो। याद रखो ये तीनों ही तरीके जो अभी तक हम कर पाए हैं उनका वो परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि ये जो जीन थेरेपी हम करते हैं एडल्ट स्टेज में करते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में अगर जीन थेरेपी की जाए तभी वो सक्सेसफुल होती है। ये जो आपका फंक्शनल एडीए डालोगे तुम, ये भी जो एंजाइम होता है उनका भी लाइफ स्पैन होता है, वो भी मारा जाएगा। बोन मैरो भी थोड़ी ही देर के लिए फंक्शनल रहता है, उसके बाद वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, इसीलिए ये भी परमानेंट क्योर नहीं है। ये जीन थेरेपी जो है ये एडल्ट स्टेज में दी गई थी। फर्स्ट इसके लिए जो क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई है वो सन 1990 में 4 साल की एक बच्ची के ऊपर दी गई है जो कि एडीए डेफिशिएंसी से ग्रसित थी। मैंने आपको बताया एडीए हमारे इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए जरूरी होता है। भैया एडीए इसमें जीन थेरेपी में कौन कौन से स्टेप्स शामिल थे? सबसे पहले हमने क्या किया, इस बच्ची के लिम्फोसाइट्स को लेबोरेटरी में कल्चर किया और इन लिम्फोसाइट्स के अंदर एडीए सीडीएनए कॉपी डीएनए, इस एडीए को कोड करने वाला बंदा जो है वो डाला, ये जिन डाल दिया इसके अंदर। ये जिन जब इन लिम्फोसाइट के अंदर डाला जाएगा बाय दिस ट्रैक्टर और ट्रॉली और द वेक्टर विच इज कॉल्ड रेट्रोवायरस। सो रेट्रोवायरस द्वारा यह जीन लिम्फोसाइट में डाला गया एंड लिम्फोसाइट की तुमने इंजीनियरिंग कर दी, कहलाए जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, और फिर इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को तुमने इस पेशेंट में दोबारा डाल दिया। सो इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को डाला तो सही, लेकिन रिमेंबर दे आर ऑल्सो नॉट इमॉर्टल, ये भी मर जाएंगे, इसलिए इस पेशेंट को बार बार पीरियोडिक इन्फ्यूजन करना पड़ता था ऑफ दीज जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। रिमेंबर, अगर तुमने किसी भी जेनेटिक डिफेक्ट को ठीक करना है या एडीए डेफिशिएंसी को ठीक करना था तो जीन थेरेपी परमानेंट क्योर तब हो सकता है अगर जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। रिमेंबर, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में पहले तो पता लगना चाहिए बीमारी का, उसके बाद आपको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही ये ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, तभी ये परमानेंट क्योर हो सकता है। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? यह वो एनिमल्स होते हैं वो जो कोई फॉरेन जीन या कोई एक्स्ट्रा जीन अपने अंदर समेटे हुए हैं और उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। ट्रांसजेनिक रैट्स हैं हमारे पास, रैबिट्स हैं, पिग है, शीप है, काऊ है, फिश है। मैक्सिमम 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स चूहे हैं। इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों हमें ये मगजमारी करनी पड़ी? क्यों हमारी सरदर्द लगी थी कि हमने ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए? भैया, अगर तुमने जीन्स की फंक्शनिंग को पहचानना है कि जीन्स काम कैसे करते हैं और क्या कुछ जीन्स बॉडी के नॉर्मल फंक्शन की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं या नहीं करते हैं, तो यह देखने के लिए तुम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हो। जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स का रोल क्या है फॉर द नॉर्मल फिजियोलॉजी दैट कैन बी स्टडीड इन दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हमारे पास ट्रांसजेनिक मॉडल्स, हमारे पास मॉडल्स हैं, ट्रांसजेनिक मॉडल्स टू स्टडी द डिजीजेस जैसे कि कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एल्जाइमर डिजीज।
देन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी हम इनसे बनाते हैं, जैसे कि एक एंजाइम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा, नॉट फिनाइल क्यूटोन्यूरिया। रिमेंबर, एम्फाइसीमा एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, COPD होता है, जो कि स्मोकिंग की वजह से होता है। सो याद रखें, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बायोटेक्नोलॉजी में ये बनता है। ठीक है जी। अब इसके बाद याद रखिए कि हमने और भी हम अटेम्प्ट्स कोशिश कर रहे हैं कि हम फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस को भी ट्रीट कर सके। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ हमने बनाई है, जिसका नाम हमने बड़ा ही क्यूट रखा है, रोजी। 1997 में बनी है ये, और इसके अंदर एक्सप्रेस होती है ये प्रोटीन, ह्यूमन प्रोटीन, विच इज अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। यह ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट होती है, तो यह प्रोटीन हमने इस काउ के अंदर एक्सप्रेस कराई है, और इसके 1 लीटर मिल्क में 2.4 ग्राम्स ऑफ अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रेजेंट होती है। हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे वैक्सीन्स की सेफ्टी भी टेस्ट कर सकते हैं, तो इन बेचारों को बहुत ज़्यादा यातनाओं और बहुत ज़्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ट्रांसजेनिक माइस को हम पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे पॉइंट है एथिकल इश्यूज। जब भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आप बनाते हैं, तो भैया इनका फ्यूचर में या अनप्रेडिक्टेबल कोई गलत प्रभाव हो सकता है हमारे इकोसिस्टम पे। इसलिए याद रखो, जब भी हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करते हैं, तो भैया कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो होनी चाहिए। जैसे सोशल वर्ल्ड में रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए कोड्स बने हैं, नॉर्म्स बने हैं, वैसे ही जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए ये बंदा जो है वो रूल्स बनाता है। इस बंदे से और ऑर्गेनाइजेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी ये डिसाइड करती है कि जीएम रिसर्च कितनी होनी चाहिए, वैलिडिटी उसकी चेक करती है कि होनी भी चाहिए इस लेवल तक या नहीं होनी चाहिए, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को पब्लिक सर्विस में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ये भी यही डिसाइड करती है। अब इसके बाद एनसीईआरटी के कुछ तथ्य हैं जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना ना होना गुजारा, हमारा गुजारा बिल्कुल भी एनसीईआरटी के बिना नहीं होना है। इसलिए एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो है हमारे जहन में बिल्कुल पिस्टल क्लियर होनी चाहिए, बॉलीवुड की मूवीज के गानों की सीन्स की तरह। ठीक है। सो एनीवेज, जैसे कि मैनिपुलेशन इसमें है कि बायोएथिक्स के बारे में है ये, कि जो आप मैनिपुलेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करते हो या बिना किसी रेगुलेशन के फर्दर नहीं चल सकती। कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स सेट करना ज़रूरी है ताकि ह्यूमंस की एक्टिविटी चेक की जा सके, ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ हार्मफुल असर ना हो। गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इश्यूज, जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, अच्छी चीज़ें भी इसमें हम बनती है, इसलिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउ करते हैं, क्योंकि हमारी यूज़ की चीज़ें भी इससे बन रही हैं। लेकिन ध्यान में रखना है कि भैया अनएथिकल भी ना हो, किसी को ज़्यादा नुकसान भी ना हो, फ्यूचर में हमारे लिए कोई नुकसान ना क्रिएट कर सके कोई चीज़। सो इसलिए जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स का इकोसिस्टम के ऊपर फ्यूचर में कोई अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट भी हो सकता है। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी एक ऑर्गेनाइजेशन सेट की है, जो वैलिडिटी चेक करती है जीएम रिसर्च की, और जीएम ऑर्गेनिजम्स को पब्लिक सर्विस में लाने से पहले सब चीज़ें इंश्योर करती है, सेफ्टी को इंश्योर करती है। जो मॉडिफिकेशन एंड यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो रहा है फॉर पब्लिक सर्विस, इसकी वजह से पेटेंट के लिए भी प्रॉब्लम्स आगे देखी जाती हैं। जिसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज के लोग हैं वो हमारी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और हमारी ही चीज़ों के ऊपर पेटेंट एक्वायर कर लेंगे। सो इसलिए जो पब्लिक है उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है कि भैया जो प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारी हैं, हमारे प्लांट्स हैं, वो
आप इस्तेमाल कर रहे हो और हमारे ही देश के लोगों द्वारा ये बहुत पहले से इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन हमारी चीज को तुम फर्दर वहां पे ले जाके अपनी कंट्रीज में ले जाके उसके ऊपर रिसर्च करके पेटेंट एक्वायर कर रहे हो। सो दैट्स एन कंसर्निंग इशू। जिसमें एग्जाम्पल आता है पहले राइस का। राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है जिसका वर्णन एशिया की एग्रीकल्चरल हिस्ट्री में थाउजेंड्स ऑफ साल से होता आ रहा है। हमारी इंडिया में राइस की लगभग 2 लाख वेराइटीज है, राइट, जिसमें से 27 जो है बासमती लाइंस को बिलोंग करती है। बासमती चावल अपनी यूनिक अरोमा और फ्लेवर के लिए जाना जाता है। बासमती का जिक्र पुराने काव्यों में और पोइट्री में किया जाता है। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने इस बासमती राइस के ऊपर पेटेंट ले लिया था थ्रू यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, जिसकी वजह से इस अमेरिकन कंपनी को ये जो नई बासमती की वैरायटी इन्होंने बनाई उसको सेल करने का पूरा हक मिल गया इन द यूएस एंड अब्रॉड। रिमेंबर दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती जो इन्होंने ये बनाई वो इंडियन फार्मर्स की वैरायटीज वाली या इंडियन फार्मर्स द्वारा ग्रो की जाने वाली बासमती से बनाई गई है, जिसमें इंडियन बासमती को सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ, याद रखिए सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ हाइब्रिडाइज करके क्रॉस करा के इन्होंने नोवेलिटी बोला कि ये हमारी नया आविष्कार है। तो नया आविष्कार है इसलिए नोवेलिटी होएगी जिस चीज की उसको पेटेंट मिल जाता है। तो जो पेटेंट एक्सटेंड किया जाता है फंक्शनल इक्विवेलेंट इंप्लाइंग दैट अदर कोई और इंडिविजुअल बासमती राइस को नहीं बेच सकता या तो ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि एक ही कंपनी जो है वो राइसटेक कंपनी के ऊपर ही जो बासमती न्यू वैरायटी है बासमती की उसको पेटेंट मिला हुआ है। तो यही ऑर्गेनाइजेशन से डिसाइड करेगी कौन कहाँ कैसे बेचना है चावल। ये इसी तरह बहुत सारे और भी अटेम्प्ट्स किए गए हैं कुछ प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि टर्मरिक और नीम। अगर हम विजिलेंट नहीं होंगे और हम इमीडिएटली काउंटर एक्शन नहीं लेंगे इन पेटेंट एप्लीकेशंस के लिए तो दूसरे मुल्कों के लोग जो है हमारी रिच लेगेसी को एनकैश करेंगे और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगे। सो दैट इज अ कंसर्निंग इशू, राइट। नेक्स्ट इज बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है? बायोपायरेसी का मतलब होता है चोरी करना। भाई जब आप किसी देश के बायो रिसोर्सेज को, जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसी देश के बायो रिसोर्सेज को बिना उनसे पूछे, बिना उनको प्रॉपर कंपनसेशन दिए हुए इस्तेमाल करती है तो इसे बायोपायरेसी कहते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अमीर तो हैं, लेकिन उन बेचारों के पास बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज के नाम पे कुछ भी नहीं है, जबकि हम जैसे डेवलपिंग नेशन और अंडर डेवलप्ड लोगों के देशों में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज होती है। जैसे टर्मेरिक इज नोन फॉर वुंड हीलिंग, ये हमारी तो दादी माँ को भी पता है, फिर भी उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है, दैट इज इंक्लूडेड इन आवर ट्रेडिशनल नॉलेज। तो हमारे पास इन्हीं नॉलेज का इस्तेमाल वो करते हैं और अपने लिए मॉडर्न एप्लीकेशंस बनाते हैं और उनका वक्त, एफर्ट और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा घट जाता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा वो पैसा बनाते हैं। ठीक है, इसलिए देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन। अब लोग जो है वो जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ के लिए, जागरूक हो रहे हैं इस इनजस्टिस के लिए और कह रहे हैं कि भैया हमें एडिक्वेट कंपनसेशन जो है वो पे किया जाए। इसलिए नेशंस ने, डेवलपिंग नेशंस ने कुछ लॉ जो है वो शुरुआत किए हैं उनकी, ताकि अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन हमारे देश के बायो रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज का ना किया जा सके। इसके चलते इंडियन पार्लियामेंट ने सेकंड अमेंडमेंट बिल क्लियर किया है इंडियन पेटेंट बिल में, जो कि इन सब इश्यूज को कंसीडर करता है और पेटेंट के रिगार्डिंग जो है काम करता है, कौन से प्रोडक्ट पे कहाँ पे पेटेंट मिल रहा है और इमरजेंसी जो भी कंडीशंस होती है या जो रिसर्च होती है पूरी दुनिया में उसके ऊपर नज़र रखता है और नेसेसरी इनिशिएटिव लेने में मदद करता है। सो ये हमारे चैप्टर का अंत है।
अंत है, जिसमें GEAC क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। बायोपायरेसी क्या होती है, बायोपायरेसी का मतलब होता है जैसे पायरेटेड सीडीज हम इस्तेमाल करते हैं, पायरेसी का मतलब चोरी करना, है ना। तो भैया इसमें बायोपायरेसी में जो अमीर होता है वो बेचारे गरीब को कोई कंपनसेशन नहीं दे रहा। अमीर मुल्कों के लोग गरीब मुल्कों के लोगों की ट्रेडिशनल नॉलेज को और उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते जा रहे हैं और अपने लिए पैसा बना रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। तो भैया हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, हमें हर तरह की इनजस्टिस के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे कि इसमें एक प्लांट है, वेस्ट अफ्रीकन बेरी प्लांट है जिसका नाम है पेंटाडाइप्लिएंड्रा ब्राजियाना, जो उससे ब्राजिन प्रोटीन मिलती है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है, नॉन फैटनिंग होती है। सो इसको यूएस जो है इसने ब्राजिन जीन को डिकोड किया और कहा कि अगर ब्राजिन जीन को हमने डिकोड किया है तो ब्राजिन प्रोटीन हमारी है और ये हमारा ही प्लांट है, जबकि ये वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है प्लांट। तो अब वो सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, इस ब्राजिन जीन को कॉर्न्स के सीड्स के अंदर या कॉर्न्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। कॉर्न्स के अंदर जो अगर ये जीन एक्सप्रेस हो पाया तो वो मुल्क जो शुगर एक्सपोर्ट करते हैं उनकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव या उनको बहुत झटका लगने वाला है। सो दैट इज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। इट्स हैविंग वेरी मच एडवांटेजेस, इट इज हैविंग वेरी मच ऑफ डिसएडवांटेजेस एज वेल। मिला जुला सा संगम है ये अच्छाई और बुराई का, लेकिन हम ज्यादातर अच्छाई की तरफ जाते हैं, तो इसीलिए हमारे सिलेबस में ये इंक्लूड है, क्योंकि हम अपनी जीवन शैली को या हम अपनी लाइफ को इससे इजी बना पा रहे हैं, फसलें बना पा रहे हैं, ताकि हमारे देशों में जो बढ़ती ह्यूमन पॉपुलेशन है उनको फीड कराया जा सके। बीमारियां जो बढ़ रही हैं, ज्यादा लोग होंगे, बीमारियां भी ज्यादा होंगी, बीमारियों का जल्दी पता कर सकें, बीमारियों को जल्दी ट्रीट कर सकें, इसके लिए भी बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। सो डियर, with this I have completed the अध्याय of biotechnology and अगर आपको कोई भी माइन्यूटेस्ट ऑफ द माइन्यूट डाउट लगता है, कृपया करके मुझसे पूछ लें। आपका कल्याण होगा वत्स, आप आगे बढ़ते रहिए, जीवन में अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, कीप रॉकिंग, कीप वॉकिंग, स्टे काइंड टू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। बाय बाय, थैंक यू।